हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 33। सो क्लास 9th आज का जो आपका टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है ये इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोबेबिलिटी को समझें। ठीक है, सो आपको आज की वर्कशीट करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए जैसे कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। संभावनाएं जो होती हैं ना, प्रोबेबिलिटी जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आज जो है हम इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या कहा गया है शुरुआत में, चिल्ड्रन इन अर्लियर क्लासेस यू हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन यू performed experiments like tossing of coins, throwing of dice, etc., and observed their outcomes. You will now learn to measure the chance of occurrence of a particular outcome in an experiment. यहाँ पे आपको बोला है कि बच्चों इन अर्लियर क्लासेस, इससे पहले जो क्लासेस हैं उसमें आपने हैव हैड अ ग्लिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, आपने जो है एक झलक देखी थी प्रोबेबिलिटी की व्हेन यू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, जहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे लाइक टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक है, आपने जो कॉइन है उसको टॉस करके जो है प्रोबेबिलिटी को जाना था। थ्रोइंग ऑफ डाइस को थ्रो करके देखा था, एसेट्रा, एंड ऑब्जर्व देयर आउटकम्स, और आपने जो उसे आउटकम्स आए थे, ठीक है, हेड आया या टेल आया, तो उसको समझा था। यू विल नाउ लर्न टू मेजर। अब आपको यहाँ पे क्या सीखना है कि द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर आउटकम के आने का जो चांस है वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, हम यहाँ पे जानेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, सो फिर आपको कहा गया है कि द चांस of occurrence of a particular outcome in a particular experiment is measured by finding the experimental or imperial probability। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर किसी भी आउटकम के आने का जो चांस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट करके हम ये समझेंगे। फाइंड द एक्सपेरिमेंटल और इम्पीरिकल प्रोबेबिलिटी, हम समझेंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके थ्रू आपको जो रियल वैल्यूज़ मिलती हैं, एक्चुअली जो आप रियल में वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो एक होता है कि आपने सोचा और इमेजिन किया, और एक होता है कि आपने सच में उसको जो है अप्लाई किया, कि आपने यूज़ किया प्रोबेबिलिटी को, कि जैसे आपने कॉइन है टॉस किया या डाइस है उसको थ्रो किया और उसके बाद आपने रियल एक्सपीरियंस किया, एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, उसकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी PE ऑफ एन E इज गिवन बाय। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी उसे आप कैसे लिखते हैं, उसे आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, PE। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है PE नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन। कोई भी इवेंट जो है वो उस ट्रायल में, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स में, इन विच द इवेंट हैपेंड। ठीक है, कोई भी इवेंट हुआ है। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, अपॉन में आप लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि टोटल ट्रायल्स कितने हुए। ओके, सो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको बोला है फॉर कन्वीनियंस वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी इन प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमें बोला गया है कि हम इसे अच्छे से समझें, तो यहाँ पे आपको इसीलिए दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप इस पॉइंट को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए इसे पढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ सम एग्जांपल्स। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि एग्जांपल फर्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। अब आपको बोला गया है कि एक कॉइन है जिसे 1000 टाइम्स, 1000 बार जो है उसको टॉस किया गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया कि हेड जो है वो आया है 455
टाइम्स, और जो टेल है वो आया है 545 टाइम्स। मतलब 1000 टाइम उसे टॉस किया गया और उसमें से हेड कितने टाइम आया है ये आपको बताया है, और टेल है वो कितने टाइम आया है आपको ये बताया गया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उससे पहले आपको यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है, वो क्या है, कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। आपको दोनों ही इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो बतानी है। ठीक है, हेड और टेल दोनों की। सो सॉल्यूशन है आपका, सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। अगर एक कॉइन को जो है बोला गया है कि 1000 टाइम्स हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 1000। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने मतलब 1000 बार उछाला है तो वो टोटल ट्रायल कितने हो गए, 1000। लेट अस कॉल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग अ हेड एंड ऑफ गेटिंग अ टेल एज ई एंड एफ। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हेड है उसे हम ई मान लेंगे और जो टेल है उसे हम मान लेंगे एफ। ठीक है, कि पी ई जो है इसका मतलब हो जाएगा हेड, क्या हो जाएगा इसका मतलब हेड। ठीक है, और जो पी एफ है इसका मतलब हो जाएगा टेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे लेट कर लेते हैं, एक तरीके से मान लेते हैं। उसके बाद आपको बोला है कि देन द नंबर ऑफ टाइम्स ई हैपन्स। ई हैपन्स मतलब कि कितनी बार हेड आया है, इसको एक बार जो है हम चेक करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम अप, कितनी बार आया है, इज़ 455। ठीक है, जो कि आपको यहाँ ऊपर बताया गया है। उसके बाद बोला गया है कि सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले आप जो है फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार जो है हेड आया है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं वो कितने हैं, हमने 1000 टाइम टॉस किया ना, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल ये हो गए। और हेड जो आया है वो कितनी बार आया है, ठीक है, ये वाला इवेंट कितने टाइम्स हुआ है, नंबर ऑफ हेड्स वो है आपका 455। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, 455 अपॉन में 1000, और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी है, इसे बैठ के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ये क्या है 455 और नीचे आपका है 1000। ठीक है, सो क्या करना है कि जब डिनोमीटर में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो नंबर है उसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आपको 3 नंबर के बाद, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है, पॉइंट, तो आपका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.455। ठीक है, सो आपका आंसर क्या आ गया, 0.455, और इसे 0.455 ही बोलेंगे, इसे आप ये नहीं बोल सकते कि 0.455। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे गलत प्रोनाउंशिएट करते हैं, आपको ये नहीं करना है। ठीक है, ये छोटा सा एक पॉइंट है जो मैंने इसके थ्रू समझा भी दिया आपको। सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल, अब ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला है हेड का, वैसे ही हम टेल का भी निकालेंगे। ठीक है, तो टेल का जो आप देखेंगे, पहले यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ टेल्स की कितनी बार टेल्स आया है हमारा, ठीक है, 545, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, 1000। सो यहाँ पे आपने इन दोनों को ऐसे ही लिखा, और उसके बाद आपका ये भी बहुत ईजी है, आप क्या करेंगे, 545 है आपका। ठीक है, इसमें आप देखेंगे अपॉन में क्या है 1000, तो 3 ज़ीरो हैं, तो आप 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो सो आपका आंसर क्या आ गया, 0.545। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया। सो नोट दैट पी ई प्लस पी एफ इक्वल, आप देखेंगे कि जब पी ई है और पी एफ है, ठीक है, मतलब हेड और टेल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स आपका जो आंसर आया है, इन दोनों आंसर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, लेकिन अगर नहीं भी आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स में, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पी ई प्लस पी एफ जो है वो इक्वल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, अ डाई इज़ थ्रोन 1000 टाइम। अब यहाँ पे एक डाई है, ठीक है, जिसको हमने 1000 टाइम्स क्या किया है,
थ्रो किया है। उसके बाद बोला विद द फ्रीक्वेंसी फॉर द आउटकम्स। अब उसके फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एज गिवन इन द टेबल बिलो। अब नीचे दिया गया है कि जो उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सभी आपके नंबर हैं। इनमें से कौन से नंबर के कितने कितने फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये आपको देखनी है कि 1 जो है वो 179 टाइम्स आया है, 2 जो है वो आया है 150 टाइम्स, ऐसे ही 3 कितने टाइम्स आया, 4, ऐसे ही आपको यहाँ पे टेबल जो है वो चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। आपको हर आउटकम के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे बतानी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सिंस द डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, ठीक है, जो डाई है उसे हमने 1000 टाइम थ्रो किया है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 1000, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है आपका 1000 हो गया यहाँ से। सो लेट अस कॉल द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 6 एज E1 E2। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखने को मिलेगा कि आपको जितने भी ट्रायल्स हैं, ठीक है, उन्हें हमने नेम दे दिया है कि 1 को हमने क्या दे दिया है, 1 को हमने दे दिया है E1, ठीक है, 2 को हमने दे दिया है E2, 3 को हमने दे दिया है E3, ठीक है, जिससे इनके हमने एक तरीके से लेट करके नाम दे दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला एक ही बार लिखना है, क्योंकि बार बार आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे कि आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप सिर्फ PE लिख देंगे कि PE जो है आपका, उसका फॉर्मूला लिख दिया, और उसके बाद PE1 जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर PE2 है उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि PE1 जो है हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की और उसका आंसर आ गया, ऐसे ही हमने PE2 जो है उसकी वैल्यूज़ पुट की, फिर उसका आंसर आ गया। तो आपको वैल्यूज़ क्या पुट करनी है, वैल्यूज़ जो है आपकी जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको यूज़ करना है, और टोटल आउटकम आपका 1000, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 1000 है, तो सब में हमने नीचे जो है वो 1000 ही लिखा है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आपको जो फ्रीक्वेंसी यहाँ दी है कि 1 के लिए क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 2 के लिए क्या है, 3 के लिए क्या है, वो यहाँ से आप लिखेंगे। सो आपको क्या याद रखना है कि जब आपको 1000 दिया है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आप देखेंगे कि आपका है 150, ठीक है, और ये क्या है 1000। सो यहाँ पे आपके 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 नंबर्स के बाद आप क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.15। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपके जब सारे आंसर्स आ गए, नोट डैट, अब आपके सारे आंसर आने के बाद आप चेक करेंगे कि PE1 प्लस PE2, अब जब सब आपको आप ऐड कर देंगे सबको, PE1 से लेकर PE6 तक, तो आप देखेंगे सबको ऐड करने के बाद आपका आंसर फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये दोनों जगह बताया गया है, तो ये बहुत ज़रूरी है, और अगर ये बताया जा रहा है इसका मतलब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है मिल सकता है फ्यूचर में। सो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं से आपको क्वेश्चन के साथ आंसर जो है स्लाइड पे समझाऊंगी। सो आ जाते हैं स्लाइड पर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। आपको बोला गया है कि 3 कॉइन्स है जिन्हें टॉस किया गया है 200 टाइम्स, ठीक है, 200 बार जो है उन्हें उछाला गया है, किन्हें, 3 सिक्कों को, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, ठीक है। आप देखेंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है कि जो आउटकम है, 1 हेड की कितनी है 23 टाइम्स, 2 हेड की है 72 टाइम्स, 3 हेड की है 77 टाइम्स, और 9 हेड की है 28 टाइम्स, ठीक है। इन तीनों सिक्कों को उछाला गया है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि जैसे आप तीनों सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो किसी एक ही सिक्के पे हेड आए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी 23 है। फिर 2 सिक्कों पे हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी 72 टाइम्स है, और 3 सिक्कों पे एक साथ जो है वो क्या आए, हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 77 टाइम्स, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, किसी भी सिक्के पे कोई भी हेड ना आए तो नो हेड इज 28। सो इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of getting 2 heads। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, ठीक है। मतलब आपको ये जो 2 हेड्स है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इन 3 सिक्कों में 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। ओके, सो आपका जो आंसर है वो देख लेते हैं। आंसर है टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन वर टॉस्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार जो है सिक्कों को उछाला गया है वो है 200 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद बोला है नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम अप, ठीक है। कितनी बार जो है 2 हेड आया है, वो आया है 72 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि आपको जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, तो वो क्या है, पी जो है आपका, ठीक है। 2 हेड्स विल कम अप, ठीक है। 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, नंबर, आप चाहे तो यहाँ पे ई भी लिख सकते हैं, ठीक है, पीई, पर मैंने आपको ये इसलिए लिख के दिखाया है कि आप जो है समझ जाएं कि यहाँ पे पीई जो है, चाहे तो आप पीई भी लिख सकते हैं और चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसके बाद है जो आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम अप, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे आप ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन वर टॉस, तो कितनी बार टॉस किया गया है, ठीक है, 200, और कितना 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड, कितनी बार आया है 2 हेड, तो वो आपका है 72। तो आप 72 और 200 जो है इसे लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9/25। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स आर 9/25। ओके, सो आपकी जो स्टेटमेंट है और आंसर है ये मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे आपको लिखवाया। एक और बात, आपको अगर ये लगता है कि आप आंसर शॉर्ट लिख के जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अपने काम को ख़त्म कर लेंगे, फटाफट जो है सिर्फ सॉल्यूशन कर ले, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखा और इतना आंसर लिख दिया और उन्हें लगा कि उनका आंसर कंप्लीट हो गया। नो, ऐसा आप कॉपी में करेंगे, आपकी कॉपी चेक भी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन जब आपके पेपर्स चेक होते हैं वहाँ इन सभी चीज़ों के मार्क्स कटते हैं अगर आप पूरा स्टेटमेंट के साथ आंसर नहीं लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने एक स्टेप मिस किया तो आपने समझ लो आधे मार्क्स जो है अपने मिस कर दिए। तो यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैथ्स में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई स्टेप मिस नहीं करना है, बाकी आपकी चॉइस है। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट स्टेटमेंट चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बट विदाउट स्टेटमेंट आपका आंसर जो है, ठीक है, वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, और उसमें जो है आप अच्छे से नॉलेज जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो सॉल्यूशन है वो आप नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि आपके स्टेप्स जो हैं वो मिस होते हैं, तो मार्क्स भी मिस हो जाते हैं। आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by a student in the monthly unit tests आर गिवन बिलो। आपको जो है यूनिट टेस्ट जो है वो दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 5 यूटी हुए हैं, 5 यूनिट टेस्ट हुए हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओब्टेन्ड, और उसमें मार्क्स कितने ओब्टेन किए हैं। फर्स्ट यूटी में जो है 69%, सेकेंड यूटी है उसमें 71%, थर्ड यूटी में 73%, फोर्थ यूटी में 68% और फिफ्थ यूटी में 74%। सो यहाँ पे आपको बोला है बेस्ड ऑन दिस डाटा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट। तो आपको बताना है कि 70% से ज़्यादा स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए हैं, ठीक है, इसको क्या बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। सो सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हेल्ड कितनी बार हुए हैं, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट हैं। तो आप देखेंगे कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट कितने हैं आपके, 5 हैं। स्टूडेंट obtain more than 70% मार्क्स इन यूनिटी, ठीक है, यूनिट टेस्ट 2 3 एंड 5। अब आप यहाँ देखेंगे 2 3 5 जो है इसमें जो बच्चे हैं उसमें 70% से ज़्यादा मार्क्स लाए। अगर आप ध्यान से देखें तो 71% 70 से ज़्यादा है। उसके बाद आप देखें तो जो 73 है वो भी 70 से ज़्यादा है, और 74 भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके 1 2 3 जो हैं, यहाँ पे 3 जो हैं, ठीक है, 3 टेस्ट हैं, 3 यूनिट टेस्ट हैं जिसमें बच्चे के मार्क्स क्या आए हैं, 70% से ज़्यादा आए। सो नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट इन विच द स्टूडेंट obtain मोर देन 70% मार्क्स इज़ 3, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आप क्या लिखेंगे कि सो
P स्कोरिंग मोर देन 70% मार्क्स। ठीक है, यहाँ भी आप चाहें तो सिर्फ E लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे इतना बड़ा जो है स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, तो आप इसको हटा के E भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो है इसे लेट किया है PE। ओके, उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टेस्ट्स इन विच स्कोर इज़ मोर देन 70%। ठीक है, तो यहाँ पे 70% से ज़्यादा वाले जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो लिखना है कि नंबर ऑफ कितने टेस्ट हैं। फिर है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर कितने हैं टेस्ट के, तो आपके जो 70% से जो है रिजल्ट जिनका ज़्यादा है, ठीक है, वो है 3। और उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 5 है। ठीक है, कितने हैं, 5 है। सो 70% से ज़्यादा 3 है और टोटल जो है वो 5 है। और इन दोनों को जो है अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.6। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स इन अ यूनिट टेस्ट इज 0.6। ओके, सो आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो इसे खैर ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, मैं बार बार बोलती हूँ कि सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आपको लिखनी होती है एग्ज़ाम में। ठीक है, अपने टेस्ट में, मैथ्स में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तो आप जो है इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए जो है अपना मेन आंसर जो है वो लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आगे चल के ये आपको, जैसे अगर आप 9th में है तो 10th में जाके, ठीक है, और 9th 10th आपने जब कंप्लीट कर ली तो 11th 12th में जाके आपको ये मिलेगा कि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही हैं जिनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, टेस्ट में, और आप सोचते हैं कि आपने पूरा कंप्लीट बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। ठीक है, सो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आप अभी से मिस करने की आदत डालेंगे तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, सो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट मिस नहीं करना है। खैर, आपका आंसर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसके बाद जो है आपको अपने सॉल्यूशंस जो हैं, ये शॉर्ट सॉल्यूशन है, इन्हें ऐसे ही लिखना है, और जो लॉन्ग सॉल्यूशंस होते हैं उनमें भी स्टेटमेंट का खास ध्यान रखना है। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।